नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हैं। आपने ये देखा होगा कि आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन करना कक्षा 12 के सीबीएसई की परीक्षा के लिए भी बहुत अनिवार्य है और साथ ही जो आप सीयूईटी का जो एग्ज़ाम देंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि विद्यार्थियों को सही समझ नहीं होती कि वो एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन कैसे करें और आमतौर पर हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो भी उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते कि विद्यार्थियों को कैसे गाइड करें कि किस तरह से इन एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। सबसे पहले हम ये देखें कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई हैं। कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें सबाल्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई हैं और इन पुस्तकों को लिखने का दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो किताबें होती हैं इतिहास की, उसमें मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया जाता रहा था कि जानकारी यानी इतिहास की जानकारी आपको दी जाए कि अतीत में बीते हुए समय में क्या क्या घटनाएं घटी, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाए। मुख्य रूप से तथ्यात्मक बातें बताई जाएं कि अतीत में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, उन सब पर चर्चा की जाए। तो मुख्य रूप से उस पर फोकस किया जाता था। लेकिन जब से हमारी ये एनसीईआरटी की किताबें आई हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई, तो इसमें हमने मुख्य रूप से दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बात की है इन एनसीईआरटी की पुस्तकों में। सबसे पहला उद्देश्य तो जैसा होता ही है कि अतीत में यानी बीते हुए समय में क्या प्रमुख घटनाएं घटी, उनकी जानकारी हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को मिल जाए। तो एक तो इस पर चर्चा की गई है, लेकिन इनमें मुख्य रूप से एक क्रोनोलॉजी को ध्यान में नहीं रखा गया है कि बिल्कुल सिलसिलेवार सारी घटनाएं बताई जाएं। ऐसा ना होकर कुछ थीम्स सेलेक्ट की गई हैं और उन थीम्स पर फोकस करके उनको बताया गया है। और जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है इन एनसीईआरटी किताबों को लिखने का और उनको पढ़ने का, वो ये है कि 11वीं 12वीं में जिन विद्यार्थियों ने इतिहास विषय लिया है, तो आशा की जाती है कि वो आगे अपना करियर इतिहास की फील्ड में ही बनाएंगे और इतिहास की फील्ड में वो इतिहासकार बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्यूरेटर बन सकते हैं, इसके अलावा पत्रकार बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और जो सिविल सर्विस जैसे जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं उन सब में जा सकते हैं। तो इतिहास के करियर में जो सबसे फैसिनेटिंग करियर है वो इतिहासकार का और आर्कियोलॉजिस्ट का और क्यूरेटर का करियर है। तो इस एक अच्छा इतिहासकार कैसे बना जा सकता है और एक आर्कियोलॉजिस्ट या एक क्यूरेटर कैसे बना जा सकता है, और जब एक इतिहासकार और क्यूरेटर या आर्कियोलॉजिस्ट का जो प्रोफेशन है उसमें उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, इस बात की भी एक झलक आपको इस 11वीं और 12वीं किताबों को पढ़ते हुए मिल जाए। ये भी एनसीईआरटी की किताबों को लिखने का मुख्य उद्देश्य है। तो यानी एनसीईआरटी किताबों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये कि आपको एक इतिहासकार, एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक पुरातत्वविद, एक क्यूरेटर के रूप में आपने अपना करियर को बनाने में आपकी सहायता करना और आपको एक झलक देना कि एक इतिहासकार या एक आर्कियोलॉजिस्ट या क्यूरेटर अपने करियर में क्या क्या करता है। तो जैसा मैं बहुत बार बताता रहा हूँ कि इतिहासकार और उपन्यासकार में बहुत अंतर होता है। एक उपन्यासकार या कहानीकार तो अपनी कल्पना से कोई भी कहानी रच सकता है, कोई भी कथा गढ़ सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन एक इतिहासकार इस तरह से अपनी कल्पना से बातें नहीं बना सकता। उसे कुछ ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है जिनका प्रयोग कर कर वो अतीत की कहानी करता है। तो जो हमारी 12th क्लास की विशेषकर एनसीईआरटी किताबें हैं, इनमें आपको उन स्रोतों, उन हिस्टोरिकल सोर्सेस को समझने और उनका प्रयोग करने और उनके द्वारा किस तरह से इतिहास रचा जाता है, उनके द्वारा किस तरह से अतीत की कहानी रची जाती है, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। तो जो मेरा मुख्य उद्देश्य है आपके लिए इस वीडियो को बनाने का वो ये कि जब आप अपनी एनसीईआरटी की 12th क्लास की किताबें पढ़ेंगे तो आपको
इसके हर एक चैप्टर में किसी विशेष हिस्टोरिकल सोर्स को किस तरह से एनालाइज किया गया है उसकी समझ विकसित हो जाए। और आप जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो इन बातों को, जो आज हम अपने वीडियो में बताएंगे, इन बातों को ध्यान में रखकर जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका उपयोग, बेनिफिट मिलेगा, उपयोग, आपको इसका लाभ मिलेगा। और ना केवल आप अपने CBSE की जो परीक्षा होगी और जो CUT की परीक्षा होगी, ना केवल आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको अपना इतिहास की दिशा में अपना करियर बनाने में भी बहुत योगदान मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अब हम, कि देखते हैं कि हमारी जो 12th क्लास की इतिहास की किताब है, उनके प्रत्येक चैप्टर में किस प्रकार के स्रोत को समझाया गया है, मेंशन किया गया है, और हम किताबों को पढ़ते समय उसमें किस तरह से उपयोग करें। तो सबसे पहला जो किताब है आपकी, आप जानते हैं कि 12वीं कक्षा में इतिहास की 3 किताबें, उसमें सब में 4-4 चैप्टर हैं, तो कुल 12 चैप्टर हैं। लेकिन जो पुरानी किताब थी उसमें हमारे 15 चैप्टर थे। तो जो डिलीटेड पोर्शन भी है मैं उसके बारे में बता दूंगा, वो क्योंकि CUT के एग्ज़ाम में वो डिलीटेड पोर्शन भी आ रहा है, तो इसलिए आपको उसके बारे में भी पता रहना चाहिए। तो जो हमारा पहली किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, यानी कि ईंटें, मनके और अस्थियाँ। तो इस चैप्टर में अगर आप पेज नंबर 18 to 24, 18 से 24 तक का पेज देखेंगे तो इसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी दिया गया है। आपको इसमें बताया गया है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है, और भारत में जो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना काम किया है, जिससे भारत की जो प्राचीन जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा अतीत है, उसको खोज निकालने में बहुत मदद मिली। तो इस 18 से 24 तक का जो आपका पेज है, जो पहले चैप्टर का, उसमें आपको जो विभिन्न हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, उनके बारे में भी बताया गया है। जॉन मार्शल के बारे में बताया गया है, व्हीलर के बारे में बताया गया है, और GF डेल्स वगैरह के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से विभिन्न अलग अलग जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, SR राव, इन सब के बारे में उसमें आपको इन पेजों में 18 से 24 तक के पेजों में चर्चा करने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व शास्त्र में, यानी इंडियन आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, उनके कार्यों में क्या समस्या आई थी, उनके कार्यों में क्या कमियां थी, उन्होंने किन समस्याओं को सामना किया, किन चुनौतियों का सामना किया, और किस प्रकार से उन्होंने काम करके जो हड़प्पा सभ्यता का जो था हमारा अतीत, उसको दुनिया के सामने कैसे लाए। तो इसलिए जब भी आप पहला चैप्टर पढ़ें तो उस पहले चैप्टर का जो पहले कुछ भाग हैं उसमें तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बता रखा है, उनके दुर्गों, उनके नगरों के बारे में बता रखा है, उनके व्यापार के बारे में बता रखा है, उनके धर्म के बारे में बता रखा है, उनके पतन के, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इन सब के बारे में बता रखा है। और फिर उसके बाद पेज नंबर 18 से 24 तक का जो हमारा भाग है इस चैप्टर का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में बता रखा है। तो आपको एक इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए, इसलिए आपको पेज नंबर 18 से 24 तक बहुत ध्यान से पढ़ने। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों जो आर्कियोलॉजी से संबंधित हैं और जो बड़े बड़े हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं उनके बारे में आपको बताएं। और एक आप ध्यान से समझें कि जो आपकी किताबें हैं जो NCERT की, उसमें स्टार्टिंग का जो पेज होता है, स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होता है, वो नीले अक्षरों में दिया गया है। तो वो जो नीले अक्षरों में जो आपको पैराग्राफ दिया होता है वो उन सोर्सेज, उन हिस्टोरिकल सोर्सेज, उन ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताता है जिनका प्रयोग करके उस काल का, अतीत का को ढूंढा गया है। और फिर जब चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में भी एक छोटा सा पैराग्राफ नीले अक्षरों में लिखा होता है। वो जो नीले अक्षरों का जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है उसमें उन अनसुलझे प्रश्नों का जिक्र होता है जिनके बारे में अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, और वो अभी तक ओपन है वो प्रश्न,
और वो ओपन इसलिए हैं क्योंकि आप जैसे ही कोई स्टूडेंट, मेधावी स्टूडेंट जब आर्कियोलॉजिस्ट बनेगा, इतिहासकार बनेगा, तब वो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए भी आपको वो लास्ट का पैराग्राफ जो नीले अक्षरों में लिखा होता है वो दिया होता है। तो आपको बहुत ध्यान से जो पहले जो चैप्टर स्टार्ट होते समय जो नीले अक्षरों का पहला पैराग्राफ होता है और चैप्टर ख़त्म होते समय जो नीले अक्षरों का पैराग्राफ होता है, उनको ध्यान से पढ़ना है। जो स्टार्टिंग वाला नीले अक्षरों का पैराग्राफ है वो उन सोर्सेज, उन ऐतिहासिक स्रोतों को बताता है जिनका प्रयोग करके उस समय के अतीत को हमने खोजा है, और जो लास्ट वाला नीले अक्षरों का पैराग्राफ होता है वो उन प्रश्नों को बताता है जिनके उत्तर अभी भी खोजना बाकी हैं। और आशा की जाती है कि आप जब अपना इतिहास के क्षेत्र में करियर बनाएंगे, इतिहासकार बनेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे, क्यूरेटर बनेंगे, तो हो सकता है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर खोज निकालें। तो ये तो हमारा पहले चैप्टर की बात हुई। अब हम बात करते हैं जो आपका दूसरा चैप्टर है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में अगर आप पेज नंबर 46 से 48, 46 से 48 तक के पेजों को देखोगे तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, उनके बारे में इसका वर्णन आपको किया हुआ मिलेगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो इंस्क्रिप्शंस जिन्होंने पढ़े, जो अभिलेख पढ़े, तो उन्होंने किस तरह से ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा, खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ा, ये दिखाया गया उन पेजेस में। और फिर साथ ही हमें ये भी बताया गया कि इंस्क्रिप्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस हैं वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोक के अभिलेख हैं, और उनका प्रयोग करके कैसे हमने जो मौर्य साम्राज्य का अतीत का वर्णन किया, उसका कैसे इतिहास लिखा है, ये भी बात इसमें बताई गई। और फिर हमें ये भी बताया गया है कि जो भी स्रोत होते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमें वो स्रोत मिल जाता है तो हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाती है और हम बिल्कुल एग्जैक्ट और हुबहू जो कुछ अतीत में घटा होगा उस समय हम बिल्कुल निकाल ले, हमें बिल्कुल समझ हमारे सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है। जो हमारे को स्रोत मिलते हैं, उन स्रोतों का प्रयोग करने में कई प्रकार की सीमाएं होती हैं, कमियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो उन लिमिटेशंस के बारे में भी आपको इन पेज नंबर 46 से 48 में बताया गया है। और जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो आपको स्रोतों के बारे में जो चैप्टर के आखिर में बताया गया, जैसे पहले चैप्टर के बारे में मैंने बताया कि आर्कियोलॉजी के बारे में बताया गया है, और ये दूसरा चैप्टर में इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों के बारे में बताया गया है। तो इन पर CBSE में जो आपका जो 12th क्लास का पेपर होगा CBSE का, उसमें भी अनेक बार प्रश्न आए, और CUT के एग्ज़ाम में भी प्रश्न आए। तो ये ना केवल आपको एक अच्छे इतिहासकार, एक अच्छा क्यूरेटर, एक अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट बनने में ये सारी जानकारी काम आएगी, बल्कि साथ ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये सब जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही रुचि लेकर इनको समझना है, तभी आप अपने परीक्षा में भी अच्छा कर पाएंगे और अपना करियर में भी अच्छा कर पाएंगे। अब हम तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो ये जो किनशिप, कास्ट एंड क्लास है, यानी नातेदारी, जाति और वर्ग, ये जो आपका ये जो चैप्टर है, इसके पेज नंबर 72 से 78, 72 से 78 तक में आपको एक विशेष प्रकार का जो हमारा स्रोत होता है, हिस्टोरिकल सोर्स, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट यानी ग्रंथ, उनको इतिहासकार और जो इतिहासकार है वो कैसे डील करते हैं। यानी अगर कोई उन्हें ग्रंथ मिलता है तो उस ग्रंथ से वो किस तरह से अतीत का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से अतीत की घटनाओं को निकालते हैं, ये सिखाया गया है पेज नंबर 72 से 78। और जैसा आपको पता ही है कि ये जो तीसरा चैप्टर है, ये महाभारत नाम का जो भारतीयों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस पर आधारित है। उस महाभारत ग्रंथ को इतिहासकारों ने किस प्रकार से उपयोग किया एक स्रोत के रूप में, और उससे कैसे उस समय के सामाजिक इतिहास का वर्ण को निकाला है, ये सब चीज़ें आपको 72 से 78 पेज जो दे रखा है उसमें सिखाई गई। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा महाभारत है या कोई भी ग्रंथ है, तो उसका अध्ययन करने के लिए, उसका विश्लेषण करते हुए इतिहासकार किस तरह से बात करते हैं। तो इतिहासकार जो है उसका अध्ययन करते समय
देखते हैं उसकी लैंग्वेज, कि भाई इस ग्रंथ की लैंग्वेज क्या है, टेक्स्ट यानी उसमें लिखा क्या है। जैसे कोई ग्रंथ हो सकता है नैरेटिव यानी जिसमें कहानियाँ बताई गई हों, कोई हो सकता है डायडेक्टिव जिसमें उपदेश दिए हों। तो महाभारत में ये दोनों ही बातें दे रखी हैं। लैंग्वेज संस्कृत है, तो संस्कृत जो है ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग होती थी, आम लोगों के द्वारा प्रयोग नहीं होती थी। तो इससे ये भी पता चलता है किसने रचा, किस ऑडियंस के लिए रचा गया, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा ऑथर्स कौन थे, इसकी रचना की डेट्स क्या थी। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का विश्लेषण पेज नंबर 72 से 78 में किया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि जो कुछ हमारे ग्रंथ होते हैं जैसे महाभारत है, वो कोई स्टैटिक ग्रंथ नहीं होते कि एक बार लिखे गए बस वहीं ख़त्म हो गए। वो डायनामिक टेक्स्ट हैं, वो डायनामिक, वो गतिशील ग्रंथ हैं। यानी उनके आधार पर फिर बाद में भी बहुत सारी रचनाएं होती रहीं, मूर्तियाँ बनती रहीं, चित्र बनते रहे, नाटक लिखे जाते रहे, कथा, कहानियाँ, उपन्यास रचे जाते रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको इन पेज नंबर 72 से 78 में बताया गया है। और महाश्वेता देवी वर्मा की जो एक प्रसिद्ध रचना है कुंती और निषादी, उसके बारे में बताया गया। तो ये दिखाया गया कि महाभारत कोई एक स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है कि बस एक बार बन के ख़त्म हो गया। वो लगातार नए नए रूपों में आज भी रिपीट होता रहता है, नए नए आर्ट फॉर्म में हमारे सामने आता रहता है। तो ये सब बातें भी बताई गई हैं। तो आपको इस दृष्टि से भी इस चैप्टर को पढ़ना है कि जिसमें आप महाभारत को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पर, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। ये जो आपका विचारक, विश्वास और इमारतें, जो आपका चौथा चैप्टर है, इसमें जो इतिहास के स्रोतों के बारे में बताया गया है वो 98 पेज नंबर 98 से 109 के तक बताया गया। इसमें जो प्रमुख स्रोत जिनका प्रयोग करके इस समय का इतिहास का वर्णन किया, ये एक्चुअल में कल्चरल हिस्ट्री है। जैसे आपको मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 यानी किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये 600 BC से 600 CE तक की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है। और चैप्टर नंबर 3 जो है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ये 600 BC से 600 CE तक की सोशल हिस्ट्री है, सामाजिक इतिहास है। और जो चैप्टर 4 है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ये 600 BC से 600 CE के दौरान भारत की कल्चरल हिस्ट्री है, सांस्कृतिक इतिहास है। तो इस सांस्कृतिक इतिहास, इस सांस्कृतिक अतीत का को किन स्रोतों के माध्यम से हमने पता लगाया है, वो सब आपको इस चैप्टर में बता रखे हैं पेज नंबर 98 से 109 तक। उसमें स्तूपास है, तो जो स्तूप के द्वारा हमने बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जाना है। और हम इसमें ये भी बताया गया है कि स्तूपों का संरक्षण कितना ज़रूरी है, कि सांची के स्तूप को प्रॉपर संरक्षण मिल गया भोपाल की बेगमोख से, तो वो बचा रहा, आज भी अच्छी हालत में हमारे सामने। लेकिन अमरावती का स्तूप जो उस जैसे ही विशाल और भव्य बना था, लेकिन उसको उचित संरक्षण नहीं मिला, बल्कि उसको जानबूझ के उस समय के अंग्रेज़ शासकों ने, उस समय के भारतीय शासकों ने उसको अपने फ़ायदे के लिए उसके पत्थरों को उखाड़ के ले गए। तो इसलिए वो स्तूप अब नहीं बचा है। तो ये बात भी बताई गई कि हमारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण कितना ज़रूरी है, अन्यथा वो नष्ट हो जाएंगी। ये सब चीज़ें भी आपको इसमें बता रखी हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से स्रोत हैं इस चैप्टर में अतीत जानने के लिए, तो उसमें है स्तूपा के नाम तो बता ही दिया, स्कल्पचर हैं यानी मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं, चित्र हैं, टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। और ये सब इन सब जो स्रोत हैं उनका प्रयोग करके भारत के सांस्कृतिक इतिहास को इस चैप्टर में लगाएंगे। और इसमें ये भी बताया गया है कि जब हमारे पुरातत्वविदों को, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मूर्तियां मिलती हैं या कुछ और मिलता है, तो वो उनका अध्ययन कैसे करते हैं, उसका अर्थ को कैसे पता लगाते हैं। क्योंकि मूर्ति अपने आप में एक मिल गई, लेकिन उसमें दिखाया क्या गया है। जैसे सांची के स्तूप में भी जो उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण है, एनग्रेविंग है, जो नक्काशी के द्वारा चित्र का जो मूर्तियां बना रखी हैं, तो वो क्या दिखा रही हैं, उनका अर्थ कैसे पता लगाया गया कि इस मूर्ति, इस चित्र में ये चीज़ दिखाई गई है। तो जो इन मूर्तियों को ऑन द फेस, जो उनको देखकर हम कुछ एकदम से नहीं बता सकते कि ये मूर्ति क्या बता रही है।
लेकिन फिर उनके साथ जो संबंधित टेक्स्ट मिलते हैं, उस समय की जो लोक कथाएँ मिलती हैं, उन कथाओं से, उन टेक्स्ट में लिखी बातों से हम पूरे ढंग से समझ पाते हैं कि ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये जो चित्र बनाए गए हैं, आखिर ये सब इनका अर्थ क्या है, वो क्या बता रहे हैं। तो इसलिए इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है इस चैप्टर में कि अगर आप एक इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और आपको कोई एक मूर्ति मिलती है, कोई चित्र मिलता है, तो वो मूर्ति या चित्र के पीछे क्या कहानी है, वो क्या बता रहा है, उसमें क्या कहानी कही गई है, ये जानने के लिए आप अलग अलग प्रकार के जो टेक्स्ट उसके साथ के अवेलेबल हैं, उस समय की जो कथाएं, लोक कथाएं प्रचलित हैं, उन सब का प्रयोग करके तब आप उनके अर्थ को समझ पाते हैं कि इस मूर्ति में क्या बताया गया। ये बात बड़ी खूबसूरती से इस पेज नंबर 98 से 109 में बिल्कुल वर्णन की गई है और ये बताया गया है कि भाई जो अलग अलग विद्वानों ने उन मूर्तियों का अर्थ कैसे पता लगाया। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी मिलती जुल यानी जो अनफेमिलियर चीज़ है, तो यानी अननोन कोई हमारे सामने आए तो हम उसका नोन यानी जो पहले से चीज़ें हमें ज्ञात हैं उनसे मिलान करके, उनसे सिमिलैरिटी लेकर हम उसका अर्थ पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली गांधार में, जो आजकल अफ़गानिस्तान में, मथुरा में, वो ग्रीको स्टाइल की थी, यानी ग्रीक यूनानी तरह से बनाई गई। तो यूरोपीय जो इतिहासकार थे, यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने उसका वैसे, क्योंकि वो ग्रीक स्टाइल से पहले परिचित थे, तो उसका वो। लेकिन समस्या तब आती है कि जब हमारे सामने कोई मूर्ति हो, कोई स्कल्पचर हो, कोई चित्र हो और उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट हो वो कोई एक कहानी ना बताकर अनेक कहानियाँ बता रहे हो, तो समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि भाई इस मूर्ति के या इस चित्र के वास्तव में इसमें क्या दिखाया गया है। जैसे महाबलीपुरम में, आपकी किताब में ही दे रखा है, महाबलीपुरम में जो हमें मूर्ति वहाँ पर बनी हुई है कि एक योगी बैठा हुआ है जटाजूट वाला और बीच में एक खाली स्थान है, तो यानी वो नदी है, तो वो क्या दिखा रही है। कुछ इतिहासकारों ने, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर अर्जुन जो दिव्य अस्त्रों की तलाश में तपस्या कर रहा है, और कुछ इतिहास कहते हैं कि नहीं, ये भागीरथ है जिन्होंने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण करवाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरह से इतिहास बड़ा एक रोमांचक विषय है जिसमें आपको जो आपके सामने स्रोत हैं, उन स्रोतों को की सही कहानी ढूंढने के लिए आपको अलग अलग जो टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं, जो कथाएँ हैं, उन सब का भी प्रयोग करना पड़ेगा और साथ ही अपने इमेजिनेशन, अपनी जो रचनात्मक कल्पना है उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास और जो आर्कियोलॉजी है, जो हिस्टोरियंस हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो एक जासूस की तरह काम करते हैं। उनके सामने जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेज आते हैं उनका वो सुराग की तरह प्रयोग करके अतीत की पूरी कहानी निकाल कर हमारे सामने लाते हैं। तो ये चौथा चैप्टर था। अब हम बात करते हैं 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें जो हमारे इतिहास को जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है कि जो विदेशी यात्री हमारे देश में आते हैं वो हमारे देश के बारे में क्या लिखते हैं, ये जानने, ये भी उनके द्वारा जो हमारे देश का जो वर्णन किया गया है, जिनको हम ट्रैवलर्स अकाउंट कह सकते हैं, यात्रियों का वर्णन कह सकते हैं, वो भी इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसलिए ये जो पूरा चैप्टर है, 5वां चैप्टर, ये उन विदेशी यात्रियों ने जो भारत में आकर भारत को देखा समझा, यहाँ के समाज को देखा समझा, उसका वर्णन उन्होंने अपनी किताबों में जो किया है, उन किताबों का प्रयोग करके हमने उस समय के इतिहास को, उस समय के अतीत को निकालने का प्रयास किया है। तो ये आपको एक हिस्टोरियन के तौर पर, एक आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर अपना करियर में किस तरह से काम आएगा कि जब आप भी एक हिस्टोरियन बनेंगे तो आपको भी इसी तरह से विदेशी यात्रियों के जो वर्णन मिलेंगे, आप उन वर्णनों का प्रयोग करके उस समय का अतीत के बारे में कैसे जान पाएंगे। ये सब चीज़ें आप सीखोगे जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। इसमें इनमें तीन मुख्य जो विदेशी यात्री हैं, उन्होंने भारत आकर जो अपनी किताबें लिखी हैं, उनके वर्णनों को इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें एक अल-बरूनी थे जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी, दूसरे थे हमारे इब्न बतूता जिन्होंने रेहला किताब लिखी थी, और तीसरे थे फ्रांसवा बर्नियर जिन्होंने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी थी। तो इन यात्रियों के वर्णनों
को हम किस तरह से प्रयोग करके उस समय का अतीत निकालते हैं, ये समझाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि वो जो यात्री हैं, कई बार तो उन्हें भारत, हमारे देश में आए वो तो विदेशी हैं, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ के समाज से, यहाँ की रीतियों से, यहाँ के रिवाजों से वो अनजान हैं, तो वो पता नहीं हमारे देश के बारे में क्या समझ बैठे। तो इसलिए केवल उनके जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने जो वर्णन किया है, केवल हमें उस पर ही उसे पूरा सत्य मान के उस समय का अतीत एज इट इज़ नहीं लिख लेना चाहिए। हमें उन यात्रियों की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनके सामने जो कठिनाइयाँ आई हैं और उनकी समझ में जो कमी आई है, उसको भी ध्यान से समझ के उनकी कमियों को भी उजागर करना चाहिए। तभी हमारा सच्चा अतीत और सच्चा इतिहास का हम लेखन कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर जो था, वो भारत को नीचा दिखाना चाहता था, यूरोप को ऊंचा दिखाना चाहता था, तो इसलिए उसने भारत के बारे में अनेक झूठी झूठी बातें लिखी हैं कि भारत में जो सारी जो भूमि थी वो राजा की थी, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि जो विदेशी यात्री आते हैं उनके वर्णन इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा स्रोत तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट सोर्स है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें जो लिखा बिल्कुल सही बात है। एक इतिहासकार के नाते हमें आलोचनात्मक दृष्टि, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा उनकी बातों को समझना चाहिए, उसमें जो अच्छी बात है, सही बात है, उसे लेकर उसका इतिहास को वर्णन करना चाहिए, और लेकिन जो उसमें कमियां हैं वो भी बता देनी चाहिए, और जिससे कि सब पाठकों के सामने, इतिहास के विद्यार्थियों के सामने क्लियर हो जाए कि इसमें क्या गलत बात है। तो ये 5वां चैप्टर की बात थी। अब हम बात करते हैं 6ठे चैप्टर की, जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, यानी भक्ति सूफी परंपराएं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हम रिलीजियस ट्रेडिशन, जो धार्मिक परंपराएं रही हैं, उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं जिनका प्रयोग करके हमने रिलीजियस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो हमारे पास सोर्स हैं, स्कल्पचर हैं यानी मूर्तियां हैं, आर्किटेक्चर है यानी इमारतें हैं, और स्टोरीज़ अबाउट रिलीजियस परसेप्टर्स, जो हमारे जो धार्मिक गुरु रहे हैं, जैसे गुरु नानक रहे हैं, कबीर रहे हैं, मीराबाई रही हैं, शंकर देव रहे हैं, और भी बहुत सारे रहे हैं। उनके बारे में जो विभिन्न प्रकार की कथाएं चलती हैं, उन कथाओं, उन कहानियों को भी हम प्रयोग करके उस समय का अतीत लिखने का प्रयास करते हैं। कंपोजिशंस जो इन संतों ने, जैसे कबीर ने, बसवन्ना ने, और जो हमारे भक्ति जो संत थे दक्षिण भारत के, नायनार वगैरह जो थे, तो इन सब ने, और जो हमारी जो हैं ये मीराबाई हैं, कबीर हैं, इन्होंने जो अपनी रचनाएं रची हैं, उन रचनाओं, उन छंदों, उन दोहों का प्रयोग करके भी हम इतिहास निकालते हैं। और इसके अलावा हैजियोग्राफी, जो संतों की जीवनियाँ, पवित्र संतों की जो जीवनियाँ लिखी जाती हैं, उन्हें हैजियोग्राफी कहते हैं, उनका प्रयोग करके भी इतिहास का पुनर्लेखन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके, और जो सूफ़ी लिटरेचर है, जो सूफ़ी संतों ने अपने जो रचनाएं की हैं, उन सब का प्रयोग करके हमने उस समय की रिलीजियस ट्रेडिशंस को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया है, ये आपको इस 6ठे चैप्टर में भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में सिखाया गया। अब हम बात करते हैं 7वें चैप्टर की। 7वां चैप्टर है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य और उसकी जो भव्य राजधानी थी विजयनगर, उसके बारे में बात की गई है कि उसमें कौन कौन से सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज दे रखे। तो यहाँ आप पेज नंबर 188 से 192 को जब विशेष रूप से देखेंगे तो आपको वो हिस्टोरिकल सोर्सेज दिखाई देंगे जिनका प्रयोग करके हमने विजयनगर के साम्राज्य के अतीत का रिकंस्ट्रक्शन किया, उसका पुनर्निर्माण किया है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यानी इस चैप्टर में, उसमें आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तरीका है इतिहास को जानने का, वो अतीत का पुनर्निर्माण करने का, जो आर्कियोलॉजिस्ट प्रयोग करते हैं, वो सिखाया गया पेज नंबर 188 से 192 में। और वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सर्वे एंड मैपिंग। तो पेज नंबर 188 से 192 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाया गया है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए जो टेक्निक्स अपनाई हैं, बहुत सारी टेक्निक अपनाई हैं, उनमें से एक प्रमुख टेक्निक का किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया, वो थी सर्वे करना, उस पूरे एरिया का सर्वेक्षण करना और वहाँ का मैप बनाना, वहाँ का मानचित्र बनाना, मानचित्रण जिसे कहते हैं।
तो सर्वे एंड मैपिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो प्रयोग की जाती है किसी क्षेत्र का आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन या एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो वो कैसे की जाती है उसे समझाया गया है ना। बड़ा रोचक कि आप क्लास 12th में आप पढ़ना चाहते हैं हमारे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में, लेकिन साथ साथ आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का इतिहास जो आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है तो वो कैसे निकाला, उसके लिए एक टेक्निक प्रयोग की है जिसे कहते हैं सर्वे एंड मैपिंग। आप देखोगे कि आपकी किताब नई नई पेजेस में 188 से 192 में जो विभिन्न प्रकार के जो स्क्वायर्स दिए कि पूरे क्षेत्र को एक स्क्वायर्स में, बड़े स्क्वायर में, फिर छोटे स्क्वायर में, फिर और छोटे स्क्वायर में, फिर और छोटे स्क्वायर में वर्गीकृत किया गया और उस छोटी छोटी जगह का वहाँ से फिर एक्सकैवेशन करके वहाँ से चीज़ें निकाल कर वहाँ का इतिहास जाना है। तो सर्वे एंड मैपिंग का जो तरीका है जो आर्कियोलॉजिस्ट प्रयोग करते हैं वो आपको विजयनगर वाले चैप्टर में सिखाया गया कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना, इस दृष्टि से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब आते हैं हम चैप्टर 8 पर जिसका नाम है पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, यानी किसान, जमींदार और राज्य। ये चैप्टर मुगल काल के जो ग्रामीण क्षेत्र का इतिहास है उसके बारे में बताता है। तो इसके लिए कौन से स्रोत का प्रयोग किया गया है, तो एक्चुअल में अकबर जो था, अकबर जो मुगल शासकों में सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध था अकबर, उसकी रुचि थी इतिहास लिखवाने की और इसलिए उसने एक बहुत बड़ा एक लार्जर प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कमीशन किया था, शुरू करवाया था और उसका जिम्मा दिया था अपने दरबारी और अपने मित्र अबुल फजल को। तो अबुल फजल ने अकबरनामा नाम की एक बहुत बड़ी किताब, ग्रंथ लिखा है जिसमें अकबर के पूरे जो राज्यकाल रहा उसका पूरा इतिहास बताया गया और उसकी 3 जिल्दें यानी 3 वॉल्यूम्स हैं उसके। उसमें पहले 2 वॉल्यूम जो है वो अकबरनामा, उसमें जो उसकी राजनीतिक घटना है, उसके जीवन, उसके पारिवारिक घटनाओं बताया गया। लेकिन जो उसका उस अकबरनामा का जो तीसरा जिल्द है, तीसरी वॉल्यूम जो है वो है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो है वो वास्तव में अकबर के साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का एक तरह का इकोनॉमिक हिस्ट्री है। उसमें बता रखा है कि गांव देहातों में, खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, उनकी क्या कीमतें होती थी, किस तरह से उनसे लगान लिया जाता था किसानों से, और बहुत कुछ जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो सब यहाँ दी गई। लेकिन साथ ही इसमें और आईने अकबरी की क्या क्या जो खंड हैं उसमें क्या कौन कौन से भाग हैं ये भी बताया गया है। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि आईने अकबरी लिखते समय अबुल फजल से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। जो हमारे सामने सोर्स है हम उसको एज इट इज़ सच मानकर ये नहीं कह दें कि बस ऐसा ही होता था उस समय में, उसमें कुछ गलतियां भी थी, कुछ कमियां भी थी। तो एक इतिहासकार, एक जागरूक इतिहासकार होने के नाते आपके सामने जो भी सोर्स आएंगे आप उन सोर्सेज को बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण करेंगे, उनकी अच्छाइयों का विश्लेषण करेंगे, उनको निकालेंगे, उनकी अच्छी बातें, सही बातें इतिहास के तौर पर अपने सामने अपने विद्यार्थियों को बताएंगे। लेकिन साथ ही अगर उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस के बारे में भी आप सजग रहेंगे और इतिहास लिखते समय उन बातों का ध्यान रखेंगे, ये कमी थी इसलिए ये बातें नहीं हो सकती, और उन लिमिटेशन से, उन कमियों से, उन सीमाओं से अपने विद्यार्थियों को भी परिचित कराएंगे। तो इसलिए आप एक इतिहासकार, क्योंकि ये पूरी किताब पढ़ने का, 12th क्लास की सारी किताबें पढ़ने का उद्देश्य है कि आपको साथ साथ एक इतिहासकार बनने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि एक इतिहासकार को कैसे कैसे काम करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये आपने 8वें चैप्टर में ये देखी। तो उसके बाद 9वां चैप्टर हालांकि आपके अब के CBSE के सिलेबस से तो कटा हुआ है, लेकिन CUT के सिलेबस में तो है, और वैसे भी जानना जरूरी है कि क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं ना कि एक इतिहासकार बनने के लिए स्रोतों का विश्लेषण कैसे है, तो इसलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। और उस 9वें चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल, और उसमें जो 2 महत्वपूर्ण जो ग्रंथ मुगल काल में लिखे गए हैं, एक तो अकबरनामा ही है जो अबुल फजल ने लिखा था अकबर के शासनकाल में, और एक है बादशाहनामा जो शाहजहां ने लिखवाया था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। तो उसके बारे में बता रखा है, और उसमें बता रखा है कि उनमें क्या अच्छी बातें थी, उसमें क्या क्या उन ग्रंथों को पढ़ के हमें मुगल काल के इतिहास के बारे में क्या क्या पता चलता है, और उनकी क्या कमियाँ थी, क्या लिमिटेशन थी, वो भी बता रखा है, और उनका अनुवाद कैसे किया गया ये भी बता रखा है। तो ये चैप्टर 9 थी। अब हमारे जो तीसरी किताब है, चैप्टर 10 जहाँ से शुरू होता है, तीसरी किताब कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड।
और ये आप देख रहे हो कि जब ये अंग्रेज भारत में आ गए थे उस समय का इतिहास है तीसरी किताब में। पहली किताब में जो प्राचीन काल का भारत है उसके बारे में 4 चैप्टर है, और जो दूसरी किताब है उसमें मध्यकालीन भारत जो है उसके बारे में चैप्टर्स हैं। और अब ये जो तीसरी किताब है ये तब की है जब भारत में अंग्रेज आ गए थे, उस समय के अतीत का वर्णन किया गया है। और इसमें जो पहला चैप्टर है तीसरी किताब का वो है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी उपनिवेशवाद और देहात। तो यहाँ से हमारा इतिहास के स्रोत जो है बदल जाते हैं, और ये बहुत रिसेंट है हमारा अतीत है, तो इसके लिए हमें हमारे पास ज़्यादा स्रोत हैं और अच्छे स्रोत हैं। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको जो ऑफिशियल सोर्सेज है, यानी अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेज ऑफिस के द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको एज ए सोर्स, हिस्ट्री जानने का एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो इनमें कौन कौन से सोर्सेज हैं इस चैप्टर का इतिहास का वर्णन करने के लिए? वो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड सर्वेज हैं, जर्नल्स यानी पत्र पत्रिकाएँ, किताब जो पत्रिकाएँ होती हैं, अखबार होते हैं वो हैं, एंड अकाउंट्स लेफ्ट बाय सर्वेयर्स एंड ट्रैवलर्स, जो सर्वेक्षक हैं, यात्री हैं, उन्होंने जो अपना सर्वे किया, यात्रा की, फिर उन्होंने उसके बारे में जो लिखा है उनके अकाउंट्स हैं। और रिपोर्ट्स प्रोड्यूस बाय इंक्वायरी कमीशंस, अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी भी घटना के लिए कुछ इंक्वायरी होती थी तो जो इंक्वायरी कमीशन थी वो अपनी रिपोर्ट देती थी। ये सारे जो है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, और इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का प्रयोग करके हम किस तरह से अतीत का वर्णन कर सकते हैं ये इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चलेगा। जैसे इस चैप्टर में जो 3 मुख्य जगहों का इतिहास का वर्णन है, एक बंगाल है, एक राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और तीसरा दक्कन महाराष्ट्र का इलाका है। तो जो हमारा बंगाल में ज़मींदारी सिस्टम के बारे में जो जिस स्रोत से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं वो है 5th रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन है। लेकिन उस 5th रिपोर्ट में क्या कमियाँ थी ये भी बताई गई। इसी तरह राजमहल की पहाड़ियों में जो पहाड़िया थे, संथाल थे, उनका जीवन कैसा था, वहाँ का अतीत निकालने के लिए हम जिस स्रोत का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो बुकानन के अकाउंट्स हैं। यानी जो बुकानन जो कंपनी का अधिकारी था उसने जो वहाँ सर्वे किया था और जो अपनी रिपोर्ट दी थी, जो अपना, तो वो जो बुकानन के अकाउंट हैं, बुकानन ने जो वर्णन किया है उसके बारे में वो हमारा एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। और फिर दक्कन में यानी महाराष्ट्र में जो रैयतों ने यानी किसानों ने विद्रोह किया था अत्याचार के खिलाफ, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, समस्याएं हो रही थी, तो उनके बारे में भी हमें एक जो वहाँ दंगा हुआ था जो रैयतों के द्वारा, तो उस दंगे के बारे में हमें जो रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमीशन दक्कन रॉयट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है। तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने उस दंगे का जिम्मा अपने ऊपर न लेके मनी लैंडर्स पे डाल दिया। तो यानी ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, ये एक तरह से बायस्ड होती हैं, ये सरकार की दृष्टि से लिखी जाती हैं। तो एज ए हिस्टोरियन जब आपको इस तरह से रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी, अलग अलग सरकारी रिपोर्ट्स, आप एज ए सोर्स ऑफ टू नो हिस्ट्री जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सरकारी रिपोर्ट है तो सरकार के दृष्टिकोण से लिखी गई है, जिसमें सरकार को अच्छा बताया जाएगा, उसकी कोई कमी नहीं बताई जाएगी, और जो भी कोई घटनाएं घटेंगी, जो भी कोई समस्या आएगी, उसका कारण कहीं दूसरी तरफ से किसी दूसरे पर डालने की कोशिश की जाएगी। तो एक इतिहासकार होने के नाते आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सरकारी रिपोर्ट है उनको किस तरह से सही ढंग से प्रयोग किया जाए, उनमें जो सही बातें वो तो ले ली जाए, लेकिन उनकी कमियों को भी ध्यान में रखा जाए। तो इस तरह से ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं रेबल्स एंड द राज की, यानी चैप्टर 11 जो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें उर्दू अखबार जो दिल्ली में छपा था 14 जून 1857, उसमें जो उस समय गदर की यानी कि जो विद्रोह की स्थिति थी दिल्ली में और लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ उसके बारे में बताया गया। तो जो अखबार हैं वो भी हमारे स्रोत के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा जो विद्रोहियों ने आजमगढ़ डिक्लेरेशन किया था, जो आजमगढ़ घोषणा की थी, वो भी हमारे पास है, एक स्रोत के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो विश्लेषण किया गया जिस ऐतिहासिक स्रोत का, वो है चित्र। इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण किसी ऐतिहासिक स्रोत का जो किया गया है वो अंग्रेज़ों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा बनाए गए चित्र वगैरह हैं। तो हम देखते हैं कि जो इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट हैं
उसमें एक तो सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, यानी जो अंग्रेज जिन्होंने विद्रोहियों को दबाया और दोबारा से अंग्रेज राज कायम किया, तो उनको बड़ा सेलिब्रेट करके दिखाया गया है। ऐसे चित्र हमारे हैं इन जो यहाँ पर है वो रिलीफ ऑफ लखनऊ। तो ये बात बताई गई है आपके उस चैप्टर में कि रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र है वो क्या बता रहा है। इसी तरह इंग्लिश वीमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन, उसके बारे में जो चित्र हैं वो 2 चित्र हैं, एक तो है इन मेमोरियम और एक है मिस व्हीलर। तो इन चित्रों का वर्णन किया गया आपकी किताब में कि इन चित्रों से क्या पता चलता है उस समय के विद्रोह के बारे में और अंग्रेज़ों के परिस्थितियों के बारे में। फिर एक और तरह के चित्र हैं जिन्हें हम वेंजेंस एंड रेट्रीब्यूशन कह सकते हैं, यानी अंग्रेज़ों ने किस तरह से अपना बदला लिया। तो जस्टिस नाम का चित्र है, और द ब्रिटिश लायन वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर, इसका चित्र है। इनसे पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से बदला लिया और उन्होंने अपने इंग्लैंड में कैसे दिखाया कि हम देखो कैसे बदला ले रहे हैं अपने। और इसके अलावा एक और तरह के चित्र हैं जिन्हें हम परफॉर्मेंस ऑफ टेरर कहते हैं, यानी अंग्रेज़ों ने किस तरह भारतीयों में दहशत फैलाई, आतंक फैलाया कि अगर हमसे हमारे खिलाफ विद्रोह करोगे तो देखो हम कितना आप बुरी सज़ा दे सकते हैं। तो उसके लिए चित्र है एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटनियर्स इन पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स, विद्रोहियों को तोप के आज से बांध के उनको उड़ाया जा रहा है। इस तरह से लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस तरह के चित्र बनाए गए। और नो टाइम फॉर क्लीमेंसी, यानी उन्होंने ये भी बताया है कि भाई अब हम भारतीयों को माफ़ नहीं करेंगे। और अगर जो कैनिंग जो उस समय का गवर्नर जनरल था वो सब कह रहा था कि विद्रोही के साथ थोड़ा नरमी का व्यवहार किया जाए, लेकिन उसके मजाक उड़ाया गया कि नहीं भाई अब कोई माफ़ी का समय नहीं। तो इस तरह से ये सब अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से विद्रोह को दिखाने के लिए इन चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे एक इतिहासकार के रूप में आप उन चित्रों का विश्लेषण करके विद्रोह का इतिहास पता लगा सकते हैं। इसके अलावा नेशनलिस्ट इमेजेस हैं, जो भारतीयों की तरफ से जो विद्रोह के बारे में कहानियाँ और कविताएँ और चित्र और फिल्म बनाई गई, वो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें हम भारतीय दृष्टिकोण देखेंगे कि भारतीय इस विद्रोह के किस दृष्टिकोण से देखते थे। जो पुराने चित्र अभी मैंने जिन चित्रों के नाम बताए वो तो सब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, तो अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण दिखाया जाता है कि वो इस तरह इसको किस तरह से इस विद्रोह को किस दृष्टिकोण देख रहे थे। और फिर भारतीयों ने, जैसे सुमित्रा कुमारी चौहान ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कविता लिखी है। या इसके अलावा जो उस समय की बहुत सारी फिल्में बनी है, सोहराब मोदी की झांसी की रानी, और इसी तरह से जो कविताएँ, कहानियाँ, नाटक, कैलेंडर, ये सब जो बने, उनसे हमें भारतीयों का दृष्टिकोण पता चलता है। तो ये सब कहने का पूरा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये कि ये सब हमारे इतिहास के स्रोत हैं और आप एक इतिहासकार के रूप में इनका प्रयोग करके उस समय के अतीत का रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ये सिखाया जा रहा है। अब हम आ रहे हैं अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज़। हालांकि ये चैप्टर आपके CBSE के सिलेबस से तो कट गया है, लेकिन CUT के सिलेबस में, तो इसलिए मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। इस चैप्टर में जिस स्रोत को मुख्य रूप से हाईलाइट किया गया वो है बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अंग्रेज जब भारत में आए तो बम्बई में खासकर उन्होंने किस तरह से जो अपनी बिल्डिंग्स बनाई, उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जिसका प्रयोग किया, उसको किस तरह से एक स्रोत के रूप में प्रयोग करके हम उस समय के इतिहास का वर्णन कर सकते हैं, ये सिखाया गया। तो हम देखते हैं कि उस समय जो बम्बई में जो बिल्डिंगें बनी थी उसमें जो एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग थी जिन्हें न्यू क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बिल्डिंग कहते थे। ऐसी बिल्डिंगों में जो बम्बई का टाउन हॉल है और एल्फिंस्टन सर्कल है, जिसे बाद में चलकर हॉर्नीमैन सर्कल भी कहा जाता, वो थे। तो ये जो हॉर्नीमैन सर्कल और टाउन हॉल जो बम्बई का है वो न्यू क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनी बिल्डिंग है। फिर एक न्यू गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का भी प्रयोग करके अंग्रेज़ों ने बम्बई में बिल्डिंगें बनाई थी। उनमें यानी न्यू गॉथिक स्टाइल की जो बिल्डिंग्स हैं बम्बई में वो हैं द बॉम्बे सेक्रेटेरिएट, द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, द हाई कोर्ट, द विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं, तो ये रेलवे स्टेशन है। तो इन सब का ये सब जो बिल्डिंगें बनी थी ये न्यू गॉथिक स्टाइल की बिल्डिंगें थी। इसके अलावा तीसरे तरह की जो बिल्डिंगें थी वो थी इंडो सार्सेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बिल्डिंगें। ये एक हाइब्रिड स्टाइल था जिसमें भारतीय और मुग़ल शैली को मिलाकर जो बिल्डिंगें बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उसमें द गेटवे ऑफ इंडिया और जो तो द ताजमहल होटल, जो जमशेदजी टाटा ने होटल बनवाया था 5 स्टार होटल, तो ये बिल्डिंगें जो इंडो सार्सेनिक स्टाइल की बिल्डिंग है। और बम्बई में जो भारतीयों ने अपनी लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से जो बिल्डिंग बनाई थी वो थी चौल, यानी चाल, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। तो इस तरह से
हमने देखा कि आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग करके इतिहास का वर्णन कैसे किया जाता है, रिकन्स्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, वो इस चैप्टर में सिखाया गया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी और उस समय के जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था उसका अध्ययन करने के लिए हम कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको पेज नंबर 367 से 373 तक बिल्कुल क्लियरली बता रखा है। 4 मुख्य स्रोत बताए गए। एक तो पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के द्वारा जो एक दूसरे को पत्र लिखे गए हैं, उन पत्रों के बारे में बताओ। साथ ही ये बताया कि इन पत्रों का प्रयोग करते समय इतिहासकार को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा है फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी और दूसरे नेताओं की जो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं हैं, उनको भी हम इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या लिमिटेशंस हैं ये भी बताई गई। और तीसरा है थ्रू पुलिस आइज, यानी पुलिस ने नेताओं के बारे में जो अपनी रिपोर्ट लिखते, जैसे गांधी जी जब आंदोलन करते थे, पुलिस के जो जासूस होते थे, डिटेक्टिव होते, खुफिया लोग होते हैं, वो उनके आसपास रहते थे, उनकी रिपोर्ट लिख लिख के अपना ऑफिस भेजते रहते थे। तो उन रिपोर्टों से भी हमें बहुत कुछ इतिहास पता चलता है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये सरकारी दृष्टिकोण से लिखी गई रिपोर्ट थी, तो उसको इनमें ये लिमिटेशन थी, वो केवल सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगी, भारतीयों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगी, तो ये इनकी लिमिटेशन है, इसका भी ध्यान रखना है। और फिर है फ्रॉम न्यूज़पेपर, जो उस समय के न्यूज़पेपर थे, पत्रिकाएं थी, जैसे टाइम्स पत्रिका था। रिपोर्टर तो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में चला ही था, और न्यूज़पेपर में जो खबरें छपती रहती थी वो भी हमारे लिए हिस्टोरिकल सोर्स होते हैं, उनके प्रयोग करके भी हम हिस्ट्री, उस समय का हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी सीमाएँ हैं। ये सब चीज़ें बताई गई। और फिर हम आते हैं चैप्टर 14 पे, जो है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, विभाजन को समझना। हालांकि ये चैप्टर भी अब सीबीएसई के सिलेबस से कट गया है, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है, तो इसलिए इसके बारे में बता देते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे मुख्य स्रोत का प्रयोग किया गया है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, वो है ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास। इसमें इंटरव्यू, यानी उस समय के जो लोग जो उस समय जीवित, जो उस समय थे जब घटना घट, जैसे जब भारत का पार्टीशन हुआ था, जब तो उस पार्टीशन के समय जो लोगों के ऊपर भुगत रही थी, जो जिन्होंने दंगों का सामना किया, जिन्होंने भाग भाग के अपनी जान बचाई, जिनके आंखों के सामने वो सारी मार काट हो रही थी, पार्टीशन हो रहा था, वो लोग आज भी जिंदा हैं। तो उन जिंदा लोगों के पास, जिन्होंने अपनी आंखों से वो सब चीज़ देखी थी, उनके पास जाकर उनसे इंटरव्यू लेकर उस समय की बातों को पता लगवाना, ये कहलाता ओरल हिस्ट्री। और ओरल हिस्ट्री भी आजकल इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। तो आपके इस चैप्टर में 3 इंटरव्यू दिखाए गए हैं। एक तो अब्दुल लतीफ़ का इंटरव्यू है, दूसरा इकबाल अहमद का इंटरव्यू, और तीसरा लाहौर के एक रेजिडेंट का इंटरव्यू है। तो इन इंटरव्यू से हमें उस समय के बारे में क्या पता चलता है, ये भी पता चला। इसके अलावा उस समय के माहौल को दिखाने वाली कई किताबें लिखी गई, जैसे प्रकाश टंडन की पंजाबी सेंचुरी है। उसमें बताया गया है कि जैसे आपने एक गदर, सनी देओल की एक गदर फिल्म देखी होगी, तो लगभग वैसी स्टोरी वाली एक पंजाबी सेंचुरी है, यानी वो वास्तविक घटना घटी थी, उससे प्रेरणा लेके ये गदर फिल्म बनाई गई। ऐसे ही उर्वशी बुटालिया की एक किताब है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, जिसमें जो थोआ खालसा नाम का गांव में जो एक भयंकर दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें सिख युवतियों ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी थी ताकि वो मुसलमान दंगाइयों के हाथ में ना आ पाएँ। तो ये सब जो उपन्यास लिखे गए हैं, इनका प्रयोग करके भी हम इतिहास लिखते हैं। इसके अलावा फिक्शन, पोइट्री, फिल्म्स का प्रयोग करके भी, ये भी हमारे इतिहास के स्रोत हैं, और इनका प्रयोग करके भी इतिहास लिखा जाता है। जैसे कुछ प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू लेखकों के नाम मंटो है, भीष्म साहनी है, कमलेश्वर हैं, राही मासूम रजा हैं। इन्होंने जो बहुत सारी किताबें और उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं विभाजन से जुड़ी, इनका प्रयोग करके भी हम उस समय का इतिहास जानते हैं। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध फिल्में बनी हैं, टीवी सीरियल बने हैं, जैसे तमस बनी है, गरम हवा के बलराज साहनी की बनी है, और नाटक एक बड़ा प्रसिद्ध है, जिस लाहौर नहीं व्याख्या वो जन्मा ही नहीं। ये सब जो फिल्म है, नाटक है, टीवी सीरियल हैं, ये भी हमारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, और इनका प्रयोग करके भी हम उस समय के इतिहास का रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। और साथ ही एक बहुत, यानी केवल उस समय मारकाट ही नहीं मच रही थी, बल्कि लोग एक दूसरे की सहायता भी कर रहे थे, एक दूसरे को बचा भी रहे थे। तो उसको दिखाने वाली भी एक किताब है जिसका नाम है लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947।
ये एक डॉक्टर की स्टोरी है जिसमें बताया कि उन्होंने जो मुसलमानों की रक्षा की थी भारत में रहते हुए, तो जब वो वहाँ पाकिस्तान गए तो वहाँ के लोगों ने जिनकी रक्षा की थी उन्होंने कितने प्यार से डॉक्टर को रिसीव किया, ये सब बताया। तो ये कहने का मतलब ये है कि चाहे वो फिल्में हों, चाहे टीवी सीरियल हों, चाहे कहानियाँ हों, चाहे किताबें हों, चाहे उपन्यास हो, ये सब चीज़ें भी हिस्ट्री का सोर्स है और इनका प्रयोग करके भी हम इतिहास का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन इनमें भी सब में अपनी अपनी लिमिटेशन है, उनका सीमाएँ हैं, कमियाँ हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। और अब हम आखिरी चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। तो ये जो पूरा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं, जो संविधान सभा की बहसें हैं, जिनके पूरा बहुत मोटे वॉल्यूम्स हैं, पूरा खंड, एक एक बात जो संविधान सभा में हुई थी वो एक एक बात लिखी हुई है संविधान सभा की बहसों में, अलग अलग खंडों में। तो उन संविधान सभा की बहसों के खंडों को पढ़कर भी हम उस समय के इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीरियल भी हमारे राज्यसभा टीवी ने बनाया था, संविधान नाम का, और उसमें कई, मेरे ख्याल से 10-12 सीरियल उसके एपिसोड्स थे। तो उसमें भी जो बताया, उसमें भी पूरा उस सीरियल में बिल्कुल मतलब ड्रामेटिक अंदाज में दिखाया था कि किस तरह संविधान सभा में बहसें हो रही थी, कौन क्या कह रहा था, किन मुद्दों पर बड़ी बहस हुई और बड़ा चर्चा हुई, ये सब चीज़ें उसमें दिखाएंगे संविधान वाला जो सीरियल है। तो आप सबको वो भी देखना चाहिए। और साथ ही जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे, यानी BA के लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी पढ़नी चाहिए। उससे भी हमें इस चैप्टर में जो भी इतिहास का हमने वर्णन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय क्या क्या हो रहा था, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के द्वारा ही हमें पता चला है। तो जैसे हमें ये पता चला कि भाई केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा या राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, इस पर बड़ी बहस हुई थी। और जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन भारत के आज़ाद होने के बाद भी दिया जाए या नहीं, इस पर बड़ी बहस हुई थी। भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी या कोई और भाषा होगी, इस पर बड़ी बहस हुई थी। तो ये सब बातें हमें कहाँ से पता चली? ये सब बातें पता चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, यानी संविधान सभा की बहसों से। तो इस संविधान सभा की बहस हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका प्रयोग करके हमने उस समय के अतीत का पुनर्निर्माण किया है। तो इसके साथ ही आज आज के वीडियो को ख़त्म करने का समय हो गया, और मुझे विश्वास है कि अब आपके मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि इतिहास का विद्यार्थी होने का मतलब केवल ये नहीं कि हम उन ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्यों को याद रखें, बल्कि उन अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया गया है, उन स्रोतों को भी बहुत अच्छे ढंग से समझें, उनका विश्लेषण करें, उनकी कमियों के बारे में जानें और उनको कैसे बेहतर ढंग से प्रयोग करके हम इतिहास के जो अनसुलझे प्रश्न हैं उनको भी हम खोज सकें। ये दृष्टिकोण, ये भावना आपके मन में विकसित होनी चाहिए, ताकि आप इतिहास के क्षेत्र में जैसे आप एक अच्छे इतिहासकार बनके या आर्कियोलॉजिस्ट बनके, क्यूरेटर बनकर या एक अच्छे पत्रकार बनकर, अच्छे वकील बनकर, अच्छे नेता बनकर, अच्छे प्रोफेसर बनकर, अच्छे टीचर बनकर इतिहास की सेवा कर सकें और ज्ञान को चारों तरफ फैला सकें। इसके साथ ही आज का हम एपिसोड, अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। सभी को नमस्कार।